Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills. We discuss editorials from Monday to Friday at 10 a.m. Okay, तो बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट्स अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PM10 और 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक सारा सिलेबस कवर करते हैं बैंक एग्ज़ाम्स का, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप पूरा पैकेज भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आज ही आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करें वो है अ हेल्थ वार्निंग, और ये है आयुष्मान भारत जो स्कीम है 5 इयर्स पहले जो इम्प्लीमेंट की गई थी उसके ऊपर है। तो आप इसको क्विकली रीड कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके, चलो। तो ये जो एडिटोरियल है ये फोकस कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी, और पॉजिटिव भी डिस्कस किए हैं, और उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सो द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम इज़ टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर। अब स्टेटेड यानी डिक्लेयर किया गया है, जो गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है। आयुष्मान भारत स्कीम का एम है कि आउट ऑफ पॉकेट यानी आप अपनी जेब से खर्च करते हैं पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे, तो वो जो खर्चा है वो कम करना, ये इसका एम है। ठीक है, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर। वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द स्कीम वाज द रिकॉग्निशन दैट मेडिकल इमरजेंसीज ऑफन ड्राइव फैमिलीज टू पॉवर्टी। क्या होता है कि सबसे जो मेन जो कारण थे जब ये स्कीम बनाई गई, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी कि जब कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, एक आइडिया। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी उस किसी चीज़ को फॉर्म करना अपने माइंड में, ठीक है, एक आइडिया की तरह। तो जब ये स्कीम के बारे में सोचा गया था तो सबसे मेन रीज़न उसके पीछे क्या था कि इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उसकी वजह से फैमिलीज़ जो है वो पॉवर्टी, गरीबी की तरफ चली जाती हैं जब भी अगर उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो। और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए स्कीम को बनाया गया था। सिंस कमिंग इनटू इफेक्ट 5 years अगो, आयुष्मान भारत हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 5 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशंस। तो 5 साल पहले ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी, 5 साल हो चुके हैं, और उन 5 सालों में 5 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशंस हुए हैं इस स्कीम के अंडर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ पर अगर कोई जो आयुष्मान भारत स्कीम में जो कोई बेनिफिशियरी है वो जाके अगर एडमिट होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो रेट्स डिसाइड किए हैं कि गवर्नमेंट इतना पे आउट करेगी उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को। ओके, तो इसमें जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें खर्च नहीं करना होता। ओके, तो एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है लोगों के लिए। The share of out-of-pocket expenditure in the total health expenses incurred in the country has also fallen appreciably from 62% in 2015 to about 47% in 2020. तो अब जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे थे कि जब कोई बीमार होता है तो उसको अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। तो पहले 2015 में 62% जो जितना भी एक्सपेंडिचर होता था हेल्थ केयर पे, उसमें 62% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, जो कि अब 47% हो गया 2020 में। तो आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, और यही तो इसका एम था, यही तो इसीलिए तो ये स्कीम को बनाया गया था, आयुष्मान भारत स्कीम को, ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो, ताकि जो फैमिलीज़ हैं जो पॉवर्टी की तरफ चली जाती हैं, कभी हेल्थ इमरजेंसी होती है उनकी फैमिली में, तो वैसा ना हो। ठीक है, तो यही है कि अच्छा, यहाँ पर अब एक वर्ड देखते, इनकर एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ हमने वर्ड यूज़ किया इनकर। ये किसी अनप्लेजेंट चीज़ के साथ यूज़ होता है आमतौर पर, जैसे खर्चे के लिए, जहाँ पे कहीं पैसा खर्च होता है तो हम कहते हैं इतना एक्सपेंस इनकर हुआ। ठीक है, इनकर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी के टर्म्स में भी ही यूज़ हो, इनकर एंगर के साथ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, रैथ इज़ ऑल्सो एंगर, WRATH। ठीक है, तो
एंकर wrath, ठीक है। तो इनके साथ भी यूज़ हो सकते हैं कि किसी इट हैज़ इनकर्ड एंगर, तो जो अनप्लेजेंट चीज़ें होती हैं, इमोशंस या फिर जैसे कि एक्सपेंसेस, तो उनके साथ हम इनकर वर्ड यूज़ करते हैं। तो इतना खर्चा हुआ, इट हैज़ ऑल्सो फॉलन, तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया है, अप्रिशिएबली यानी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, ठीक है। अब बट दिस प्रोग्रेस शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द लूप होल्स। अब ये तो प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे, दैट्स इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है क्या, कि ये जो प्रोग्रेस हुई है, इट शुड नॉट डिट्रैक्ट अस, इट शुड नॉट, हमें अपने पाथ से नहीं हटाना चाहिए, हमें ध्यान नहीं भटकाना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर डिट्रैक्ट का मतलब डाइवर्ट कह सकते हो, कि ये जो पाथ है हमें इससे डाइवर्ट नहीं होना। कौन सा पाथ? फ्रॉम द लूप होल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत। किस चीज़ से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कि जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं आयुष्मान भारत में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे उस स्कीम को लागू किया जा रहा है, उसमें जो कमियां हैं उससे हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो लूप होल्स क्या होते हैं? जो कमियां होती हैं किसी डॉक्यूमेंट में, किसी लॉ के अंदर या किसी स्कीम के अंदर, ठीक है, तो उनके ऊपर हमें ध्यान दे रहे हैं। एन इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर, तो इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन थी, हैज़ रिवील्ड दैट क्रिटिकली इल पेशेंट्स वर चीटेड आउट ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो अब इनकी जो एक इन्वेस्टिगेशन थी उसमें क्या पता चला कि क्रिटिकली इल यानी सीरियसली जो बीमार पेशेंट्स थे, दे वर चीटेड आउट ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो उन्हें चीट किया गया और उन्हें कहा गया कि अवेल आउट ऑफ, कि इसका बेनिफिट नहीं लेना, उन्हें आयुष्मान भारत की स्कीम का जो बेनिफिट है उन्हें नहीं लेना चाहिए। और ये किसने किया? ये जो चीटिंग का केस हुआ, एक न्यूरोसर्जन ने किया एट सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो जहाँ पर पेशेंट्स को गुमराह किया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस स्कीम का बेनिफिट मत अवेल करो। अवेल जैसे कोई किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है, जैसे अवेल द डिस्काउंट, ओके, तो यानी आप उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। तो अवेल द बेनिफिट्स, तो जो भी आयुष्मान भारत की स्कीम के बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा उठाना, तो उनको मना किया गया इस स्कीम का बेनिफिट लेने से। द डॉक्टर इज़ नाउ इन जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी यानी कि वो अब हिरासत में है, एंड इज़ बीइंग प्रोब्ड बाय द CBI। प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है, ओके। तो the racket he ran from a premier government hospital in the capital has aggravated the financial troubles of his patients and their family। तो यहाँ पर बात हो रही है रैकेट होता है एक इलीगल स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इलीगल ये स्कीम है, इलीगल जो ये बिजनेस कर रहा था ये न्यूरोसर्जन, तो एक प्रीमियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्रीमियर होता है जो बेस्ट कह सकते हैं या जो टॉप लेवल का कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन ने ये जो फ्रॉड जो फ्रॉड किया, उसकी वजह से लोगों की, पेशेंट्स की फाइनेंशियल ट्रबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एग्रेवेट के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वर्सेंट, ठीक है, यानी कि एग्रेवेट कर दिया उसको, और ज़्यादा ख़राब से और ज़्यादा ख़राब कर दिया, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया, तो वर्सेंट, ओके। अच्छा, प्रीमियर इज़ टॉप लेवल, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा डिफरेंस? प्रीमियर को एक जगह और हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये एक जगह आपने और देखा होगा, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि चाइनीज़ प्रीमियर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियर मतलब क्या होता है? इट्स ऑल्सो जो एक हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चाइनीज़ प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यूज़ होता है, ओके। उसके अलावा अच्छा, PREMIERE, अब ये कौन सा प्रीमियर होता है? ठीक है, उसी प्रीमियर के आगे ई और लगा दिया। तो यहाँ पर प्रीमियर की बात हो रही है, जो मूवी का प्रीमियर होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, जो फर्स्ट शो होता है, ओके। तो ये प्रीमियर है विद ई, द फर्स्ट शो, और विदाउट ई इट रेफर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है तो फिर जो टॉप लेवल कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हुई है, तो जो टॉप लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो प्रीमियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया,
ओके, दिस डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप हेल्थ केयर प्रोजेक्ट। तो अब ये जो केस सामने आया उसकी वजह से इट डिफीट्स द वेरी पर्पस, कि जो पर्पस था इस स्कीम का कि लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, तो वही जो पर्पस है वो डिफीट हो गया, यानी वही पर्पस पूरा नहीं हो पाया जो गवर्नमेंट के इस स्कीम का था। अब फ्लैगशिप फ़ोन कौन सा होता है, जो टॉप लेवल पे होता है, या जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट कह सकते हैं, बेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने जो एक तरह से जो हाईएस्ट लेवल पे जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट चलाया था आयुष्मान भारत, उसी की बात हो रही है। तो उसी का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा इस टाइप के फ्रॉड्स की वजह से। तो ठीक है, इन recent months the health ministry has used digital aids including AI to unearth cases of impersonation and non-genuine claims under आयुष्मान भारत। तो अभी पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डिजिटल एड्स यानी कि हेल्पफुल चीज़ें, ठीक है, वो कैपिटल AIDS जो एक डिजीज़ या जो सिंड्रोम है, इट्स कैपिटल AIDS, ठीक है। ये क्या है, एड इज़ हेल्प, एड्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो हेल्पफुल होती हैं, डिजिटल एड्स। तो गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं AI और बाकी टूल्स, ताकि कोई इम्पर्सोनेशन या फिर नॉन जेन्युइन क्लेम्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा सकें। तो AI की हेल्प से जितने भी क्लेम्स आए हैं आयुष्मान भारत के अंडर, उन क्लेम्स को एनालाइज किया जा रहा है। उनमें से ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पे इम्पर्सोनेशन हो रही है, यानी कोई पर्सन किसी और के अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी और की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइप के केसेस आइडेंटिफाई करना, तो उन केसेस को अनर्थ किया जा रहा है, उन केसेस को ढूंढा जा रहा है। तो बट द सफदरजंग हॉस्पिटल फ्रॉड पॉइंट्स टू अ डीपर प्रॉब्लम विद द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन ये जो है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सफदरजंग हॉस्पिटल वाले केस में आए हैं सामने। वो है द डॉक्टर हैज़ अ नियर डिवाइन स्टेटस अमंग्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर को भगवान के समान मानते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, ठीक है। नियर डिवाइन यानी गॉड जैसा, भगवान जैसा। तो स्पेशली दोज फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, खासतौर पे वो जो अंडर प्रिविलेज्ड जिनके पास मनी है, पावर है, एजुकेशन है, अंडर प्रिविलेज जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो खास तौर पे वो उस सेक्शन के लोग काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा देते हैं। मेडिकल एथिक्स रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कम्युनिकेट टू द पेशेंट्स द डिटेल्स ऑफ देयर एलिमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। तो हर एक डॉक्टर को ये रिक्वायर्ड होता है, इट्स इन मेडिकल एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, जो मॉरली करेक्ट जो बात होता है, तो उन्हें ये फॉलो करना चाहिए हर एक मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, हर एक डॉक्टर को, जिसमें वो अपने पेशेंट्स को बताएं कि उनको क्या बीमारी है, क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मीन्स डिजीजेस, इलनेसेस, और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, क्या जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस बीमारी के ट्रीटमेंट का। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। बट दिस रियरली हैपन्स, लेकिन ये शायद ही कभी होता है, ठीक है। फर्दर स्क्यूइंग द एसिमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द टू। किन दो लोगों की बात हो रही है, पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तो पहले ही एसिमेट्रिकल है रिलेशनशिप। सिमेट्रिकल क्या होता है कि एक जैसे बिल्कुल, ओके, और एक बैलेंस कह सकते हो आप, एक लेवल पे हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस ठीक नहीं है, ओके। अब पहले से ही जो सिचुएशन है, पहले से ही जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं, उसमें भी अगर कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो उनको उनके डिजीज़ के बारे में और उनके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो ये जो डिसबैलेंस है और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये और ज़्यादा स्क्यू हो जाता है, ठीक है। फर्दर स्क्यूइंग, पहले इसको स्क्यू बोलेंगे कि इट इज़ नॉट लेवल में नहीं है, तो इट इज़ स्क्यूड रिलेशनशिप है। और ये और ज़्यादा स्क्यू हो जाती है जब डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। मोस्ट हॉस्पिटल्स आर इन एनी केस नॉट वेरी एश्योरिंग प्लेसेस फॉर फैमिलीज ऑफ द सीरियसली इल, स्पेशली इफ दे आर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड। तो हॉस्पिटल्स जो है एश्योरिंग प्लेसेस नहीं है, यानी वहाँ पर
जो फैमिलीज़ को कंफर्ट फील नहीं होता हॉस्पिटल में, और जब उनका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है, ख़ास तौर पे तब जब वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो, फाइनेंशियली वीकर हो. ओके, so for medical migrants who can be seen squatting or sleeping on the pavements outside several hospitals, the long wait for beds and critical care can mean temporary homelessness. और इसी वजह से जो मेडिकल माइग्रेंट्स जो एक अपने जहाँ पर वो रहते हैं अपने होम टाउन से, वो बहुत दूर किसी बड़ी सिटी में किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो माइग्रेट करते हैं. जब तक ट्रीटमेंट चलता है वो वहाँ पर रहते हैं. तो मेडिकल माइग्रेंट्स जो हैं, जो दिखाई देते हैं कहाँ, स्क्वाटिंग मीन्स सिटिंग. ठीक है, दे कैन बी सीन सिटिंग, या फिर हम यहाँ पे क्राउचिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्राउचिंग. तो जो मेडिकल माइग्रेंट्स हैं वो कहाँ वो दिखते हैं, क्राउचिंग यानी सिटिंग और स्लीपिंग ऑन पेवमेंट. तो वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, तो वो पेवमेंट्स पे यानी फुटपाथ पर सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं आउटसाइड सेवरल हॉस्पिटल्स. ठीक है, द लॉन्ग वेट फॉर बेड्स एंड क्रिटिकल केयर, उनको वेट कर रहे होते हैं कब उन्हें यानी उनके जो फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, उन्हें कब बेड या फिर क्रिटिकल केयर उन्हें मिलेगा, उसका वेट कर रहे होते हैं. सो इस वजह से वेट करते हुए वो टेम्परेली होमलेस हो जाते हैं. ठीक है, तो ये एक और डायमेंशन है कि कैसे जो है सीरियस जो डिजीज़ हैं वो कैसे फैमिलीज़ को पॉवर्टी की तरफ पुश करते हैं. द आयुष्मान भारत स्कीम ऑफर्स अ वे आउट ऑफ दिस, और इसीलिए आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंट भी किया गया था, और वो भी इस सिचुएशन से एक वे आउट शो करता है. दिस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, डिस्ट्रेसफुल इज़ जो वरीसम सिचुएशन, जो चिंताजनक जो सिचुएशन है, इससे इसका सॉल्यूशन मिलता है हमें आयुष्मान भारत स्कीम से. बट when unscrupulous doctors like the neurosurgeon at the Safdarjung Hospital inform families of the grievously ill that availing benefits under the scheme could take 2 to 3 months, they have little recourse other than to take up the expensive alternative. तो ये आयुष्मान भारत इस चीज़ को एड्रेस करती है. पेशेंट्स को माइग्रेट करके एक हॉस्पिटल के बाहर वेट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब अनस्क्रूपुलस डॉक्टर्स, अनस्क्रूपुलस अनएथिकल आप कह सकते हो, ठीक है, या जो चीट कर रहे हैं, फ्रॉड हैं, जो डिसऑनेस्ट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जब कहते हैं फैमिलीज़ को कि ग्रीवियसली इल यानी जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, उनके फैमिलीज़ को कहते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंडर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आपको 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा. अब ऑलरेडी पेशेंट सीरियसली इल है, तो फैमिलीज़ के पास और कोई रास्ता नहीं होता. जब उन्हें डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि इतना टाइम लग जाएगा ट्रीटमेंट में, तो फिर वो एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव लेते हैं, यानी कि वो फिर अपने पॉकेट से पैसा खर्च करते हैं ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, और जबकि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये झूठ बोला जा रहा है पेशेंट्स को कि इतना टाइम लगेगा, ताकि पेशेंट्स जो है वो पैसा खर्च करें ट्रीटमेंट के लिए. ओके, तो जब तक ऐसा चलेगा तब तक, और ये एक तरह से स्कीम की एक शॉर्टकमिंग है कि ऐसा हो रहा है. अच्छा, रिकोर्स क्या होता है, इट्स दे हैव लिटिल रिकोर्स, यानी कि उनके पास कोई हेल्प नहीं है इसके अलावा. दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. ओके, दे हैव लिटिल रिकोर्स, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. The system could become more patient friendly if patients at empaneled hospitals are counseled by a professional. अब ये पेशेंट फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है इस स्कीम को, और ये पेशेंट फ्रेंडली कब बनेगा, जब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल यानी कि जो इस स्कीम में लिस्टेड है हॉस्पिटल्स, एम्पैनल्ड लिस्टेड है, तो जो आयुष्मान भारत में लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर कोई प्रोफेशनल हो जो कि पेशेंट्स को काउंसल करे, उन्हें गाइड करे, उनकी हेल्प करे, तो इससे ये स्कीम ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली बन जाएगी. ठीक है, और वो किसके बारे में गाइड करेगा, अबाउट द बेनिफिट्स अंडर आयुष्मान भारत, ताकि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन से बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं आयुष्मान भारत के अंडर, कितना टाइम लगेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन मिले. द स्कीम नीड्स अ ह्यूमन टच. तो यहाँ पर एक ह्यूमन टच यानी काउंसलर की बात की गई है. अच्छा, काउंसल COUNSEL एंड COUNCIL, क्या फ़र्क होता है काउंसिल एंड काउंसिल में? काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस. ठीक है, किसी को सुझाव देना, वर्ब है. ठीक है, काउंसिल इज़ अ वर्ब, काउंसिल इज़ अ नाउन.
काउंसिल क्या होता है? जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, काउंसिल की जगह काउंसिल, काउंसिल की जगह काउंसिल। अच्छा, जो काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, अब उसमें काउंसिल लिखोगे, COUNSEL लिखोगे, ठीक है, COUNSELLING लिखोगे, ओके। उसका मतलब होता है एडवाइस करना, हेल्प करना। अच्छा, तो स्कीम को ह्यूमन टच की ज़रूरत है। द सफदरजंग हॉस्पिटल केस शुड बी एन आई ओपनर, यानी हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आई ओपनर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे अचानक हमें जो है सच्चाई का पता चलता है। तो इस इंसिडेंट से पता चलता है कि जो ग्रास रूट्स लेवल पे स्कीम में क्या हो रहा है और क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया, जैसे मैंने कहा कि साथ साथ जब आप रीड कर रहे हो तो अपने माइंड में समराइज़ करने की कोशिश करो कि फर्स्ट पैराग्राफ किस बारे में था, ठीक है। हो सकता है 2 पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे, बट जस्ट समराइज मन में कि ओके, इसमें ये चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर पहले तो उसके बैकग्राउंड दिया आयुष्मान भारत का, फिर बताया कि कैसे इम्प्रूव हुई है सिचुएशन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, लेकिन फिर उसके बाद बताया जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लो था, और ये उसके बाद फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, और फिर क्या ये जो इंसिडेंट हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो वो रीजंस डिस्कस किए गए कि डॉक्टर को एक डिवाइन स्टेटस दिया जाता है। उसके अलावा कई बार डॉक्टर जो है, कई डॉक्टर्स अपने मेडिकल एथिक्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो स्क्यू हो जाती है, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। और यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आयुष्मान भारत जो है वो एक वे आउट है जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन जब तक ये इंसिडेंट्स होंगे तो फिर पेशेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और एंड में सजेशन भी दिया गया कि क्या करना चाहिए, ह्यूमन टच की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ब्रीफली समराइज़ किया पूरा एडिटोरियल। धीरे धीरे जैसे आप रीड करते जाओगे तो आप क्विकली आप समराइज़ कर पाओगे। तो आप क्या होगा एग्ज़ाम में, अगर आपसे पूछा गया, सजेशंस की बात की गई, कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है, ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, तो आपको पता है कहाँ पे आपको देखना है पैसेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा, क्विकली आप रेफ़र कर सकते हो पैसेज को, ठीक है। तो आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो आप एक बार क्विकली देख सकते हो, ठीक है। प्रीमियर और प्रीमियर में कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही काउंसिल और काउंसिल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। काउंसिल इज़ अलग और काउंसिल एंड काउंसिल। और बेस्ट वे होता है जब भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं दोनों से एक एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है, जिसमें काउंसिल यूज़ हो रहा हो, एक में काउंसिल यूज़ हो रहा हो, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू।